अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी फाइन आर्ट स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं। ये देखते जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है, सॉरी ये नेक्स्ट पेज आ गया, ये है हमारे पास, ये है 26 हमारा आज की वीडियो है। इसका बी पार्ट है। लास्ट वीडियो हमने इसका ए पार्ट को डिस्कस कर लिया था, क्योंकि वो वीडियो लेंथ हो गई थी, इसलिए इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर आप लोगों ने लास्ट ये पार्ट ए देखा है तब आपको इस बी पार्ट की समझ आएगी। ओके, ताकि जो एक सीक्वेंस बना हुआ जिस तरतीब से हम चल रहे हैं उसी तरतीब के साथ चलें, और आप लोगों के लिए भी समझना ईजी होगा और मेरे लिए भी। अब यहाँ देखिए, लास्ट जो लेक्चर था हम उसमें ये ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो सॉरी या चलें यही ले लेते हैं। ये दो हमारे पास, इसमें जो हमारा पोटेंशियल क्या था, ज़ीरो था, और बाहर क्या था, पोटेंशियल इनफाइनाइट था। ये डिस्कस कर चुका मैं लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, हमारे पास थर्ड रीजन है। ये रीजन एक्चुअली छोटा है, चलिए इधर बना आते हैं। ये देखिए ऐसे हमारे पास ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। ओके, और इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या है, ज़ीरो है, और इसमें पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इसमें पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। और जो हमारे पास जो बाउंड्री है, ये सही बना है। जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या है, -a/2 है, इधर +a/2, और ये दरमियान में क्या है, ज़ीरो है। तो आप देखें कि जो हमने पीछे देखा था कि भाई हमारा वेव फंक्शन जो वन था वो हमारे पास इसके इक्वल आया था। जो हमारे पास वेव फंक्शन टू था वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, बी कॉज k2x प्लस सी साइन k2x इसके आया था। और जो हमारे पास साई थ्री था वो हमारे पास एफ ई नेगेटिव के एक्स प्लस, या इसको हम लिखते हैं आर डी नेगेटिव k1x। अगर एफ लिखे कोई बात नहीं है, अगर डी लिखे कोई बात नहीं, लेकिन डी लिखना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि एक ए बी सी डी बन जाएगा। ओके, देखिए ये भी के वन है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रीजन में हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो सेम है, यानी कि इनफाइनाइट है। जो आंसर इसमें होगा वही आंसर इसमें होगा, तो बी में चेंजिंग आ रही है। अब यहाँ हमसे आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से वो क्या है कि हम इस इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये साई है, इनको हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने लगे हैं। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक इस फॉर्म में लिखने लगे हैं। ओके, या इसको हम एंटी सिमेट्रिक का भी नाम देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्सपोनेंशियल E1 के एक्स K1 के एक्स, तो सी साइन k2x आएगा, और यहाँ आएगा हमारे पास डी k1x। ये आएगा हमारे पास, तो ये अजोटा नहीं आता क्योंकि रियल है हमारे पास, इसलिए अजोटा नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, सिमेट्रिक में क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में हमारे पास क्या आएगा, ए k1x, और जो हमारे पास होगा बी कॉज k2x, और हमारे पास होगा डी नेगेटिव k1x। अब यहाँ देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसका यहाँ साइन है, सीन साइन है, यानी कि जो इस एक कंपोनेंट इधर आ गया है बी वाला, और सी कंपोनेंट इधर आ गया है। बाकी जो सिमेट्री को के और एंटी सिमेट्री के लिए जो ये लिखी है वो हमारे पास सेम है। ओके, अब यहाँ देखें कि हमने इनको डिफरेंस यानी कि मुख्तलिफ क्यों लिखा है, क्योंकि सिमेट्रिक में जो हमारे पास होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, वो आती है जो हमारे पास यानी कि जिसमें एंगल चेंज करे तो हमारे पास आंसर सेम आए। मिसाल के तौर पर, यानी तो देखो, अगर ये हमारे पास एंगल ये है, अगर इस एंगल को मैं चेंज कर दूं, अगर रिजल्ट सेम रहे, तो वो हमारे पास होता है सिमेट्रिक होता है। अगर रिजल्ट चेंज हो तो वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। तो जब कास में हम नेगेटिव एंगल पुट करते हैं, अच्छा पॉजिटिव, तो आंसर सपोज करते हैं 5 आया,
तो जब हम नेगेटिव पुट करेंगे तो आंसर फिर भी 5 ही आएगा क्योंकि काज है, लेकिन साइन में मुख्तलिफ होता है, इसलिए हमने काज को सिमेट्रिक में लिखा है और साइन को हमने एंटी सिमेट्रिक में लिखा है। बाकी ये भी ए और डी हमारे पास क्या है, सी में है। ये होगी तरतीब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि ये पेज छोटा है थोड़ा सा। अब यहाँ चलते हैं, देखें यहाँ इस पेज में देखें कि अब हम बाउंड्री कंडीशन को देखने लगे हैं। क्या है बाउंड्री कंडीशन? हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी अच्छा खासा कि बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं जब भी हम पोटेंशियल का तज़किरा करते हैं ना। यानी कि ये देखें, इसमें भी हमने बाउंड्री कंडीशन, इसमें भी बाउंड्री कंडीशन, इसमें भी बाउंड्री कंडीशन। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या बला है क्या नहीं, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। क्योंकि ये भी वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लेंथी हो। तो अब ये देखिए, हमारे पास वेव फंक्शन है साई वन। सबसे पहले हम साई वन और साई टू के दरमियान बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने लगे हैं। साई वन वो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू साई टू और एक्स है हमारे पास। ओके, यानी कि हमारे पास ये हमारे पास साई वन है इसमें और हमारे पास साई टू है। तो जब हम बाउंड्री कंडीशन का जो अप्लाई करने का मतलब क्या है कि जो इसमें पार्टिकल है जो वो मूव कर रहा है वो कॉन्टिन्यूज है। यानी कि ये देखिए कॉन्टिन्यूज है। जो मेरे पास रीजन वन और रीजन टू के दरमियान हमारे पास क्या कॉन्टिन्यूज है। अगर यहाँ डिसकॉन्टिन्यूज होगा तो हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो वेव फंक्शन की जो तीन कंडीशन है कि फाइनाइट होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो थर्ड क्या है कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए इधर। तो इसको हमने डिस्कस किया है। अब हम सिर्फ फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन के दरमियान देखने लगे हैं। तो अब हमने क्या किया कि कंटिन्यूस है तो हम बाउंड्री कंडीशन क्या है इधर, ये बाउंड्री कंडीशन है और एक ये बाउंड्री कंडीशन है। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस पर यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ इसको हम आर का नाम दे देते हैं, जो मर्जी नाम दे इक्वेशन का। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, जो मेरे पास ये इसका डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर ये मेरे पास इसका कंटिन्यूस आंसर आ रहा है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कंटिन्यूस ही होगा। अब इसका हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डी एक्स, सॉरी पहले हम सिंपल लिख रहे हैं, इसको हम आर डैश का नाम दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास वेव फंक्शन है, इसका ये डेरिवेटिव है, ये दोनों क्या है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ओके, तो अब देखें कि अब हमने आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, जो इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस फॉर्म करेंगे कि जो मेरे पास डेरिवेटिव फंक्शन होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसको हम नीचे रखेंगे। ओके, यानी कि यहाँ देखें, अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास जो साई वन है फंक्शन है, ये ऊपर आएगा हमारे पास। ओके, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की है। ओके, और जो इसका डेरिवेटिव है वो हमने नीचे लिख दिया है। अब ये डेरिवेटिव कैसे लिया है ये आप लोगों को खुद आना चाहिए, इतने या हाई लेवल पर डेरिवेटिव आना चाहिए हम लोगों को। अगर नहीं आता तो इस सीखना चाहिए। अच्छा, अब क्या होगा कि जो मेरे पास ये साइड टू है, इसका जो वेव फंक्शन है वो ऊपर रहेगा। साइड टू किधर है हमारे पास, ये है, ये साइड टू है सी वाला, तो इसको हमने ऊपर लिखा सी साइन थीटा के टू ओवर टू। तो इसका जब अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के टू सी कॉज हो जाएगा। जब हम साइन का लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज आ जाता है। तो अब इधर हमारे पास ये एक नेगेटिव भी आएगा। ये नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ड्यू टू एंटी सिमेट्रिक। यानी कि ये देखें कि हम जानते हैं कि अगर साइन में हम नेगेटिव एंगल पुट कर दे तो इसका क्या आंसर आएगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम काज में नेगेटिव करते हैं तो वो काज क्या हो जाता है, वो काज एंगल ही रहता है, वो जमा ही रहता है, वो नेगेटिव नहीं होता हमारे पास। ओके, तो अब चूंकि यहाँ देखें हमारे पास जो साइन एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास,
नेगेटिव ए ओवर टू है तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी हमारे पास। ओके, नेगेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हमें ये इस नेगेटिव को बाहर लिख दिया। अब इसको काट कर दिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/k1 इज इक्वल टू, ये सी से गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो हमारे पास इधर होगा तो हमारे पास बन जाएगा k2 tan। अब ये tan बन जाएगा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। ओके, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो k2, अब ये कॉट बन जाएगा, क्योंकि हमारी बुक में कॉट को यूज किया गया है इसलिए हमने इसको कॉट की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, ये किसके लिए आंसर आया हुआ, फॉर एंटी सिमेट्री के लिए, बाय कंडीशन, फॉर एंटी सिमेट्री बाय कंडीशन psi1 इज इक्वल टू psi2 है। ओके, अब ये मेरे पास आंसर आ गया है, बुक पर इसको नाम दिया गया है, इस इक्वेशन को नाम दिया गया है 4.97 का नाम दिया गया है। ओके, अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे पास डेरिवेटिव होगा उसको ऊपर ले आए और वेव फंक्शन को नीचे ले आए, तो मेरे पास डायरेक्ट काट आएगा, tan नहीं आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं। और जो 4.97 इक्वेशन है बुक पर दी गई है, इसको हम ट्रांसजेंडल इक्वेशन का भी नाम देते हैं, ट्रांसजेंडेंटल इक्वेशन। ओके, ये मेरे पास है। तो अब जिस तरह हमने ये वैल्यू निकाली है 4.97 की फॉर एंटी सिमेट्री के लिए, तो इसी तरह हम सिमेट्री के लिए निकाल लेंगे। ओके, जब हम सिमेट्री के लिए निकालेंगे तो मेरे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी k1 इज इक्वल टू k2 tan k2a/2, ये है। बुक पर इसको नाम दिया गया है 98 का नाम दिया गया है। तो ये किसके लिए, फास्ट सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के लिए हमारे पास यही होगा। ओके, तो जो हमने इधर प्रोसेस किया है वही हम सेम प्रोसेस इधर करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी फॉर सिमेट्री के लिए। तो ये किसके लिए कहा था, एंटी सिमेट्री के लिए। कोई डिफरेंस नहीं है, ये छोटी छोटी बातें यार आप लोगों को आनी चाहिए। ये देखिए, अब जो यहाँ नेगेटिव होगा ना, ये बात से पॉजिटिव रहेगा। ओके, और कोई फर्क नहीं आएगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, बस यही फर्क है। ओके, तो बस इस यहाँ क्या करना है, जो डेरिवेटिव होगा इसको ऊपर लिख लेना है, और जो मेरे पास होगा फंक्शन उसको नीचे लिख लेना है, तो ये मेरे पास tan ही बन जाएगा हमारे पास। और इधर हमारे पास tan की किस वजह से बनेगा, क्योंकि हम फर्स्ट सिमेट्री के ले रहे हैं। ओके, सिमेट्री के ले रहे हैं तो साइन ऊपर ही रहेगा और काज हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे रहेगा, तो मेरे पास ये tan ही रहेगा। तो ये आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो हमारे पास ये 4.97 है, तो 4.98 हमारे पास आइएगा फॉर सिमेट्री के लिए। यही हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, बाउंड्री कंडीशन। ओके, अब जो हमारे पास ये 90, इधर मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ, cot k2a/, इज इक्वल टू मेरे पास नेगेटिव k1, ये मेरे पास क्या है 4.97 इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशंस हैं। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते कहीं भी से भी। हाँ, इन दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम ग्राफिकली या फिर न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब हम जो हमारे पास कांस्टेंट है k1, ये क्या है, किसकी इक्वल है, 2mv नेगेटिव e ओवर एज कट, ये इसकी इक्वल है जो मेरे पास है k1, और जो मेरे पास k2 है किसकी इक्वल है, 2me ओवर एज कट, ये इसके इक्वल है। यानी कि ये देखें कि जब हमने देखा कि ये देखें हमारे पास इस फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन के लिए हमारे पास ये k की वैल्यू आ रही थी, और सेकंड रीजन के हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी। इन जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इनको मैं तरतीब से लिखने लगा हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो के नेगेटिव k1 इज इक्वल टू k2 कॉट k2a/2, ये हमारे पास थी 4.97 थी। और जो हमारे पास 98 इक्वेशन क्या है वो हमारे पास k1 इज इक्वल टू k2 tan k2a/2, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 4.98 हमारे पास इक्वेशन है। ओके, ये मेरे पास कांस्टेंट है। मैं दोबारा लिख देता हूँ कांस्टेंट्स को,
2mv नेगेटिव ई ओवर एज कट, तो हमारे पास स्क्वायर रूट से ऊपर आएगा। और K2 के लिए क्या है 2me और एज कट है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इन दोनों कांस्टेंट्स की इक्वेशन की मदद से हम दो नए और कांस्टेंट बनाएंगे। ओके, तो वो किस तरह बनाएंगे पहले हम देखें। जो मेरे पास 4.97 इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पर, किसके साथ, a/2 के साथ। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है K2 a/2 cot K2/2 इज इक्वल टू नेगेटिव K1 a/2। ओके, ये हमारे पास आंसर आता है जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से जो हमारे पास है वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, यानी कि इसकी जो वैल्यू इसको मैं इसकी को कर दिया, और जो इसकी वैल्यू हो है इसको मैंने इक्वल कर दिया इसके। ये अल्फ़ा n है हमारे पास। ओके, और ये कॉट अल्फ़ा n हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फ़ा n है, ये भी अल्फ़ा n है। ये एक नया कांस्टेंट, एक ये ना हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास रेडियस है। ओके, अब हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आए हैं। हम सिर्फ इसको लेते हैं, इसका प्रूव करते हैं क्या बाकी इसका इस तरह आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो जो मेरे पास है इक्वेशन, इसको हम दूसरे मापे यूज करते हैं। इधर हम जो मेरे पास K1 है कांस्टेंट, इसकी मदद से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो K1 कांस्टेंट क्या है हमारे पास, इसकी इक्वल है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखने लगा हूँ 2mv0 ओवर एज कट स्क्वायर नेगेटिव 2me ओवर एज कट स्क्वायर। इसको मैं इस फॉर्म में लिखने लगा, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, सिंपल क्या किया है, अगर इसको मैंने अंडर रूट में लाना चाहिए तो ऊपर कर दूंगा। अब क्या किया, इसको अलग कर दिया है और इसको हमने अलग कर दिया मिलाकर, तो मेरे पास ये फॉर्म बन चुकी है। अब इस फॉर्म को हम क्या करते हैं कि हम जो है ना K1 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a/2 से। तो सिमिलरली दोनों साइड पर मल्टीपल करना पड़ेगा। इधर हमने मल्टीपल कर दिया, तो जब हम इधर मल्टीपल करेंगे ना किसको, a/2 को, तो ये अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के, जब अंदर जाएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके, तो इसी तरह हम करते हैं 2mv0, ये वैसे का वैसे ही है, तो ये अंदर आएगा तो मेरे पास a स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे पास ये एज कट पहले ही है और ये मेरे पास 4 आ जाएगा। ओके, और इसके ऊपर मेरे पास अंडर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास जो होगा सिमिलरली इधर भी ऐसा ही होगा 2m ओवर एज कट स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा। ओके, जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 2m ए स्क्वायर ओवर 2 एज कट स्क्वायर नेगेटिव m e ए स्क्वायर ओवर 2 एज कट स्क्वायर। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि क्या किया है कि मेरे पास K1 a/2 है, इसकी वैल्यू किसके आ गई, इसकी इक्वल आ गई है, और यही वैल्यू हमने इधर पुट की है। ये देखें, इसकी वैल्यू इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। यानी कि क्या किया है कि मेरे पास K1 a/2 है, इसकी वैल्यू किसके आ गई, इसकी इक्वल आ गई है, और यही वैल्यू हमने इधर पुट की है। ये देखें, इसकी वैल्यू इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। सिमिलरली यही केस है, जो इसको बुक पर नाम दिया गया 4.99 के क्वेश्चन का नाम दिया गया है। ओके, तो जब यही प्रोसेस करेंगे सेम, तो हमारे पास जो होगा 4.90, ये हमने जो आंसर निकाला था, ये हमने 4.97 का आंसर निकाला था, तो मेरे पास जवाब आ गया 4.99 में। अब हम यही प्रोसेस 4.98 के लिए करेंगे तो वो हमारे पास 4.100 इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मैं इधर लिखने लगा हूँ, वो मेरे पास आ जाएगी a10, इधर a लिख लें या अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू r स्क्वायर नेगेटिव a अल्फ़ा n स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गई 4.100 इक्वेशन। अब जो लास्ट पे हम निकाली थी
4.99 इसको मैं भी इधर लिखने इकट्ठा लिखने लगा। ओके, तो आप इधर ए एन लिखें, ए एन। ओके, ए एन लिखें तो मेरे पास आ जाएगा कॉट ए एन इज इक्वल टू आर स्क्र नेगेटिव ए एन स्क्र। अब ये मेरे पास ये जो 4.99 इक्वेशन है ये किसके लिए है? फॉर ऑड स्टेट्स के लिए है। ओके, ये किसके लिए? फॉर इवन स्टेट्स के लिए है हमारे पास, या इवन लेवल्स कह लें या स्टेट्स कह लें की बात है। अब जो मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी है, इन दोनों इक्वेशन को हम का जो आंसर है वो हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि इन दोनों जो इक्वेशंस हैं ये ए हमारे पास हो गए, ए है, ये बी है, एन है, ये मेरे पास ये एन है। इनका जो सॉल्यूशन है वो डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। और यहाँ देखें जो मेरे पास ये दोनों साइड है ना 4.99 और 4.100 की, ये त्रिगोनोमेट्रिक पर मुश्तमिल है और जो राइट साइड है ये रेडियस पर मुश्तमिल है। तो अब चूंकि बुक पर हमारे पास इसकी डायग्राम मौजूद है, अब हम बुक के जरिए को समझते हैं। तो बुक पर देखें हमारे पास ये वैल्यूज, ये हमारे पास क्या है? ग्राफ दिया गया है, ग्राफिकल सोल्यूशन दिया गया है 4.99 और 4.100 इक्वेशन का। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास tan की वैल्यूज़ है ना, tan की वैल्यूज़ को हमने सॉलिड लाइन से डिनोट किया हुआ है। ओके, जो कॉट की वैल्यू को उनको हमने डॉटेड की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाले। यानी कि इसका मतलब क्या है? जहाँ पर हमारे पास ओल्ड स्टेट्स हैं वहाँ उनको हमने डॉट से डिनोट किया हुआ है, और जो हमारे पास इवन स्टेट्स हैं, इवन लेवल, उनको हमने 10 से डिनोट किया हुआ है। इन सिंपल पर हम ये कह सकते हैं, या फिर इसका हम अपनी आसानी के लिए कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ n की वैल्यू 0, 2 और 4 है, 0, 2 और 4 है, वहाँ हमने 10 को प्लॉट किया हुआ है, और जहाँ 1, 3 और 5 है वहाँ हमने कार्ड को प्लॉट किया हुआ है, ये वाला। ये था हमारे पास जो लेफ्ट साइड थी ना दोनों की, यानी कि ये देखें, ये लेफ्ट दोनों साइड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक tan और कार्ड को यहाँ हमने प्लॉट किया हुआ है। ओके, तो ये दिख रहा है, ये ऊपर बल्कि मेंशन भी है, ये देखें, ये tan के लिए है और ये कार्ड के लिए जो डॉटेड लाइंस हैं। अब हमारे पास जो ये राइट साइड रहेगी, राइट साइड पर जो दोनों इक्वेशन की क्या है? रेडियस है। ओके, और जो रेडियस है उसको हमने देखिए ये है, रेडियस के लिए हमने दो सर्कल को ड्रा किया है, एक ये छोटा सर्कल है और एक ये हमारे पास क्या है? बड़ा सर्कल है, लार्ज सर्कल है। और जहाँ पर ये दोनों सर्कल ये दिखना इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस यहाँ एक छोटा सर्कल है, ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है tan के साथ, तो ये बड़ा सर्कल क्या कर रहा है? यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, जो हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास सोल्यूशन होते हैं किसके? 4.99 के, 4.100 के। जब हमें इनका सोल्यूशन मिल जाएगा तो इसका मतलब हमें 4.97 का भी सोल्यूशन मिल जाएगा और 4.98 का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हमें इसका आंसर मिल जाए तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, अगर हमें इसका आंसर मिल जाए तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने ये जो इक्वेशन लिखी है हम उन्हीं की मदद से लिखी है। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है 4.97 की मदद से आई है, और जो ये इक्वेशन आई है हमारे पास 4.98 की ही मदद से आई है। ओके, तो ये जब सर्कल यहाँ देखिए tan, यहाँ एक 1 पॉइंट है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, और यही हमारे इक्वेशन को सॉल्व करने में जो पॉइंट्स होते हैं ये मददगार साबित होते हैं। तो यही था हमारा इतना सा ना इक्वेशन का। अब यहाँ एक और बात याद रखिएगा, छोटा सर्कल है या बड़ा सर्कल है, जिस जिस पॉइंट पर ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये होगा या ये होगा या ये हो गया या हमारे पास ये हो गया, tan और कार्ड के साथ जहाँ जहाँ जिन जिन पॉइंट्स पर जो हमारा छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो बाउंड स्टेट में होगा। किस फॉर्म में होगा? बाउंड स्टेट में। क्यों? क्योंकि जो हम केस स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल से कम है। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने जो ये टॉपिक स्टार्ट किया, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिसने हमारे पास लास्ट वीडियो देखी है उसको इसकी बाकी समझ आएगी कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो हमने एनर्जी कम थी पोटेंशियल से, यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा था एनर्जी से। तो जब ये केस होता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास बाउंड स्टेट की फॉर्म में आता है, बाउंड स्टेट में आता है। इसका मतलब क्या होता है? बाउंड स्टेट में का मतलब क्या है कि पार्टिकल हमारे पास कन्फाइन है, यानी कि पार्टिकल दो लिमिटेशन, दो बाउंड्री, दो वॉल्स के दरमियान ही मूव कर सकता है, वो बाहर नहीं जा सकता।
और यहाँ ये भी देखिएगा कि जो हमारे पास ये स्मॉल सर्कल है, यानी कि जो हमारे पास छोटा सर्कल है, इधर इसको हम पेज पर देखते हैं कि जो हमारे पास छोटा सर्कल है स्मॉल, जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है, ये सिर्फ टैन को, ये टैन है ना, टैन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टैन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये बोन स्टीयर बना रहा है, बोन स्टीयर बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ एन की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। ओके, तो अब जो मेरे पास लार्ज सर्कल है, जो मेरे पास ये लार्ज सर्कल है, तो लार्ज सर्कल एक कार्ड और दो कार्ड, 1 टैन और सेकंड है, यानी कि 2 कार्ड है और 2 टैन है। ओके, यानी कि जो मेरे पास लार्ज सर्कल है, ये क्या कर रहा है कि जो लार्ज सर्कल है ये टैन के साथ, यानी कि ए एन टी एन ए एन, इसके साथ जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 2 टाइम्स कर रहा है। ओके, 2 टाइम्स कर रहा है, किन पॉइंट्स पर कर रहा है वो हमारे पास देख लें। एक टैन के लिए लिखा है, तो टैन के लिए एन 0 क्या है हमारे पास 2 है, सॉरी 0 है, और एक टैन हमारे पास 2 पर है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी 0 और एन इज इक्वल 2 होगी। सिमिलरली जो लार्ज सर्कल है, एक ये कॉट है एक ये कॉट है, तो दो दो कॉट के साथ यानी कि कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास हो गया ए एन कॉट ए एन। ओके, तो इसका जो हमारे पास आंस किन किन नंबरिंग पर आ रहा है, वो एन हमारे पास क्या है, एक 1 है ये वाला, यहाँ एन नंबर 1 है, और सेकंड क्या है हमारे पास एन नंबर 3 है, इस पर हमारे पास क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो यही आज का बैठना टॉपिक था, है थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन है थोड़ा सा मज़ेदार है। क्या किया हमने, सिंपल 4.97 और 4.98 की जो आंस लिखना चाह रहे थे, तो उनका आंस लेने के लिए हमने 4.99 और 4.100 इक्वेशन को बनाया, और 4.99 और 4.100 इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन लेने के लिए हम इस ग्राफ को लिया। अब इस ग्राफ की मदद से सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों की मदद से 4.97 और 4.98 को भी सॉल्व कर लेंगे इजीली। ओके, तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।